हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायजेब पब्लिकेशन में स्वागत है। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो सीरीज है उसमें GS1 का पार्ट जो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की परिपाटी रहा है। 2 क्वेश्चन क्यों? कभी कभी 7 या 8 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है उसमें डाल दिया जाता है, एक 38 नंबर का मार्क्स है उसमें डाल दिया जाता है, और कभी कभी एक ही रहता है, यानी 2 मैक्सिमम और 1 हमेशा पूछने की परंपरा रही है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य कला के बारे में। ठीक, और क्वेश्चन से पहले क्या क्या पूछा गया है तो आप लोग बता दें कि मौर्य कला के बारे में समानतः मौर्य कला के स्थापत्य कला की विशेषता, मौर्य कला की विशेषता या मौर्य कला के आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए बारे में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे जो भी मौर्य कला के बारे में उसको इंट्रो, बॉडी पार्ट, आलोचना, विकास, स्थिति सब के बारे में जानेंगे, और जब पूरा जानने के बाद जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। चलिए न देर ना करते हुए बात करते हैं। जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा भूमिका। ठीक, भूमिका में बहुत तरीका से भूमिका लिखा जा सकता है। एक भूमिका, तो बस भूमिका का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप जिस तरह का प्रश्न लिखने वाले हैं उस प्रश्न की एक झलक हो, थोड़ा बस झलक दिखा देना है और उसको शुरुआत किया जा सकता है और उसी बेस पे लिखना भी है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य कला किसी सभ्यता की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का दर्पण है। इसी कसौटी पर भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय मौर्य काल की कला युग प्रवर्तक स्थान रखती है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीय साम्राज्य का सत्या केंद्रीकृत साम्राज्य के उदय का साक्षी था, जिसने कला और स्थापत्य कला को एक नई दिशा दी। आप सभी को पता होगा कि मौर्य शासकों ने क्या किया कि कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिए हैं, और वहाँ से एक कला का ऐसी नींव रखा गया है जिसका क्या है आगामी युग में काफ़ी युग परिवर्तक साबित भी हुआ। आगे देखते हैं। मौर्य कला का महत्व मात्र सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय कला के इतिहास में एक विभाजक रेखा खींचती है। इस बदलाव ने कलाकृतियों को अभूतपूर्व दृढ़ता, स्थायित्व और भव्यता प्रदान की है। इतना इंट्रो मिल देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं मुख्य पाठ में क्या करना है। तो सबसे पहले इसका जो विभाजन है मौर्य कला के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है राजकीय कला, ये सब देख सकते हैं। दूसरा है लोक कला। ठीक, तो राजकीय कला में क्या क्या आता है, तो इसको आप इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं, एक ऐसे करके एक ऐसे भी ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के दोनों पे बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं लोक कला और राजकला। राजकीय कला में क्या क्या आता है, तो जो कला राजाओं के संरक्षण में विकसित की गई हो उसको समांतर राजकीय कला कहते हैं। इसमें राजप्रासाद, शिलालेख, स्तूप, है ना, स्तंभ आदि को रखा गया है। वहीं लोक कला की हम बात करते हैं। लोक कला में जो स्वतंत्र शिल्पकारों द्वारा जन सामान्य के लिए निर्मित हुई कला को क्या कह सकते हैं, लोक कला, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है, यक्षनी की मूर्ति और मृद मूर्तियाँ यानी मिट्टी का मूर्तियाँ आता है। ठीक, और इसको विस्तार से देखेंगे हम लोग। चलिए, राजकीय कला यह वह कला है जिसका निर्माण राजा या राज्य के संरक्षण में हुआ था, जो भव्यता और तकनीकी उत्कृष्टता दर्शाती है। अब राजप्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। पहले इंट्रो में करके राजप्रसाद देखें, लिखिएगा। यह मौर्य कला का एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण नमूना था। इसकी अवस्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, तो यह बिहार की राजधानी पटना के पास कुम्हरार में स्थित है। ठीक, अब विविध लेख के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। इसकी भव्यता की चर्चा कई विदेशी यात्रियों और विद्वानों ने की है।
जैसे एरियन जो यूनानी यात्री थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का भव्यता का मुकाबला सूसा और एकवतना जैसे तत्कालीन प्रसिद्ध राजप्रसाद भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फाहियान ने भी क्या, जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भी राजप्रसाद के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए फाहियान ने राजप्रसाद को देखते हुए इतना अचंभित हुए कि उन्होंने इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। इन कहने का तात्पर्य है कि जो राजप्रसाद की भव्यता तत्कालिक समय में इतना जबरदस्त रहा है, जिसको देखकर फाहियान ने भी क्या कह दिया कि यह संभवतः देवताओं द्वारा निर्मित किया गया हो। पतंजलि हैं, जो महाभाष्यकार हैं, शुंग वंश में से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी राजप्रसाद के बारे में क्या बोले कि यह काफ़ी अलंकृत, सुसज्जित एवं काफ़ी आकर्षक रूप से इसको निर्माण किया गया था। ठीक, इन्हीं कहने का मतलब है कि एरियन, फाहियान और पतंजलि ने राजप्रसाद के बारे में काफ़ी चर्चा की है। थोड़ा इसका डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें डायमेंशन ही दिया गया है। तो इसका निर्माण जो है समांतर लकड़ी, जो छत है लकड़ी और घास से निर्मित होता था, और इसका जो कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य के लिए जो राजप्रसाद का प्रयोग होता था। आगे देखते हैं स्तंभ। स्तंभ के बारे में बात करते हैं। आप लोग स्तंभ के बारे में पढ़ें कि अशोक द्वारा विभिन्न प्रकार के स्तंभों का निर्माण किया गया था। हालांकि इससे पूर्व भी स्तंभ का निर्माण हुआ, लेकिन प्राकृतिक स्तंभ के रूप में देखा जाता है या प्राकृतिक गुहा स्तंभ के रूप में देखा जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से पहली बार जो अशोक द्वारा क्या है कि अपनी प्रशासनिक कार्य को दर्शाने के लिए क्या किया गया, स्तंभ का निर्माण करा, जो कि एक कला का सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो स्तंभ के आकारात्मक जो है पत्थर के बने होते थे। इसमें अत्यधिक पॉलिशदार लेप का प्रयोग होता था और जिसके कारीगर थे काफ़ी निपुण थे। ठीक, यदि इसमें देखा जाए तो स्तंभ का उदाहरण के रूप में देखते हैं तो अशोक के स्तंभ में सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ को हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा संकीसा, अरेराज स्तंभ जैसे कई स्तंभों का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। अगला विशेषता अगर देखते हैं स्तंभ में, तो स्तंभ के ऊपरी हिस्से में क्या होता है कि पशु आकृति का प्रयोग होता था। जैसे में सारनाथ में सिंह का प्रयोग, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह का प्रयोग, रामपुरवा में नटुआ बैल का प्रयोग, संघीसा में हाथी का प्रयोग, जैसे कई तरह के पशु आकृति का प्रयोग किया गया था। विशेष रूप से अगर हम सारनाथ स्तंभ शिलालेख के बारे में बात करते हैं तो यह अत्यंत जीवंत और कलात्मक कलाकृति था। सारनाथ का सिंह स्तंभ था, उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए आपस में खड़े हैं। यह आज भारत राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके शिलालेख की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं या मैप की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये भाग है, इसको तना बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा बदल हो गया। इसको तना बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट जो है, इसके बारे में जो लिखा गया है, ये गोबदू मल्लाट या यष्टि कहते हैं, जिस पे लिखा हुआ होता था क्या क्या प्रशंसा के बारे में, राजा के राजकीय कार्य के बारे में, धार्मिक कार्य के बारे में, धर्म के बारे में जैसे लिखा जाता था। ये क्या होता था, इसको बोलते हैं उल्टा कमल या अवांग मुखी कहा जाता था। ठीक, इसके ऊपर फलक होता था, फलक के साथ ही चौकी होता था। ठीक, चौकी।
और चौकी के ऊपर जो सर्किल बनाया गया है, यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के पशु का भी प्रयोग होता था। जैसे सारनाथ कहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्तूप है। बेसिकली स्तूप क्या था, मौर्य काल से पूर्व भी स्तूप बने थे, लेकिन मौर्य काल में ही ये स्तूप जो थे काफ़ी व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप में विकसित हुआ। स्तूप बौद्ध कला या उसको स्थापत्य कला का स्वरूप था, जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों, प्रतीकों आदि की पूजा होती थी। मौर्य कालीन स्तूपों के संदर्भ में मौर्य शासक अशोक का उल्लेखनीय स्थान था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक अनुमान लगाया जाता है कि अशोक ने लगभग में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, परंतु यह आप लोग को पता है कि यह काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मौर्य शासक के द्वारा, खासकर अशोक द्वारा बड़े पैमाने पर क्या किया गया था, स्तूप का निर्माण किया गया था। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, भरतहुत आदि का स्तूप का उल्लेख मिलता है। विशेषकर सांची स्तूप, जिसको यूनेस्को में क्या है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यदि स्तूप की विशेषता की बात करते हैं, ठीक, इस स्तूप की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मैप में आते हैं। जैसे आप मैप देख रहे हैं और आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा, तो उसमें हैंड रिटन मैप बनाया जाएगा। थोड़ा इसका प्रयोग किया गया था, इंटरनेट का प्रयोग करके इस मैप को अति किया गया है, एड किया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं मैप, ठीक, तो इसी के बारे में तोरण हो गया है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं मैप, इसको बनाना है, बना के लिखना है, इसको सजा के तोरण है। तोरण क्या, द्वार है। ठीक, ये वेदिका, वेदिका क्या होता था, एक लकड़ी का जो घेरा बोलता था, घेरा होता था। ठीक, जो लकड़ी का समानता बना होता था, कहीं कहीं पत्थर का भी कभी प्रमाण किसी काल में मिला है, लेकिन समानता ही लकड़ी का बना होता था। ये हो गया जो अर्ध जो वृत्ताकार है, इसको अंड कहते थे। ठीक, अंड कहते थे। उसके बाद जो इस तरह का जो पार्ट है, इसको क्या कहा जाता था, यत्री, यत्री कहा गया था इसको, यत्री। इसको हर्मिका। आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के जो अवशेष होते थे वो हर्मिका में ही रखा जाता था। और छत्र है, ठीक, 3 ऊपर जो ऐसा करके डंडा है, 1 2 3, इसी को एकल रूप से क्या कहा जाता था, छत्र कहा जाता था। ठीक, छत्र कहा जाता था। और एक ये खाली पूरा स्थान देख रहे हैं, ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ होता है। इसी में जो बौद्ध भिक्षु होते थे, इसका भ्रमण करते थे, परिक्रमा करते थे, जो इसका क्या है, रूप है। यदि इसकी विशेषता को देखते हैं तो तोरण को क्या कहा जाता था, ये प्रवेश द्वार होता था, जो पहले बता दिए हैं। वेदिका, चारों तरफ का घेरा होता था। मौर्य काल में सांची स्तूप की वेदिका लकड़ी का बना था, जिसे शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसे पत्थर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा देखिएगा प्रदक्षिणा पथ वेदिका के बगल में क्या है, परिक्रमा के लिए होता था, जो बताएं अभी जस्ट। आगे देखते हैं मेघी या चबूतरा, ठीक, जिसपे क्या है, गुंबद को रखा जाता था। ये वाला, ये पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है ना, सर्किल रखा हुआ, अंडाकार सर्किल। ठीक, अर्ध चंद्राकार गुंबद, अर्ध निर्मित कच्चे ईंट और बाहरी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। यानी कहने का विशेषता क्या था, अगर समराइज करके बोला जाए तो स्तूप में क्या होता था कि जो एक तोरण नामक प्रवेश द्वार होता था, लकड़ी का बना हुआ वेदिका होता था, एक प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसके द्वारा जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा करते थे। और अर्धचंडाकार जो है, अंडाकार जो है गुंबद होता था, जो कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन इसमें भी क्या विशेषता है कि अंदर वाले भाग कच्ची ईंट और बाहर वाले भाग जो है पक्की ईंटों का प्रयोग के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं गुहा विहार। ठीक, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक और उसके पौत्र इन पोते दशरथ के संरक्षण में हुआ था। यह कला का वह रूप है जिसमें लकड़ी के वास्तुकला की विशेषताओं को पत्थर में उतारा गया। यानी कहने का मतलब जो पहले नक्काशी कर
उसको विभिन्न तरह से लकड़ी द्वारा बनाया जाता था। अब क्या है, उसको नक्काशी करके पत्थर को ही क्या कर दिया गया, कलाकृति के रूप में निर्मित कर दिया गया। यदि इसकी प्रमुख उदाहरण की बात करते हैं तो अशोक द्वारा जो बराबर की पहाड़ी है, जो बिहार में जहानाबाद जिला के अंतर्गत गया के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक, मौर्यकालीन गुफा बिहार का सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। इसमें मुख्य रूप से अशोक ने गुफा विहार को निर्माण करके आजीविक संप्रदाय को प्रदान किया। और गुफा की अगर बात करते थे, उस गुफा का नाम क्या है, सुदामा। इसके बाद सुदामा के बारे में अगर बात करते हैं, 2 कोष्ठ यानी कमरों वाली गुफा थी। इसका एक कक्ष गोलाकार और दूसरा आयताकार था। दूसरा है कर्ण में चौपार, ठीक, कहीं कहीं कर्ण चौपार एक साथ देता है, कहीं कहीं कर्ण अलग चौपार अलग देता है, यानी कर्ण और चौपार गुफा। और चौथा मान सकते हैं लोमस ऋषि गुफा, ठीक। यदि इसकी विशेषता की बात करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण मौर्य कला का है, जिसमें प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप के रूप में है, जिसके ऊपर हाथियों का कतार उकेरी गई है। यह लकड़ी के वास्तुकला की नकल की गई है, यानी जो लकड़ी की वास्तुकला था उसका नकल करके क्या किया गया है, लोमस ऋषि गुफा का निर्माण किया गया है। यदि अशोक के पौत्र दशरथ के कलाकृति के बारे में बात करते हैं, यानी गुफा विहार की बात करते हैं, तो इन्होंने नागार्जुन पहाड़ी पर जो है गुफाओं का निर्माण करा है। ये नागार्जुन पहाड़ी समांतर गया जिला के आसपास, यानी जहानाबाद के अंतर्गत ही गया जिला के आसपास, गया है ना के पास पड़ता है। और ये भी क्या किए थे कि इसका निर्माण करके आजीविक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनको क्या कर दिया गया, इसको प्रदान कर दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से गोपिका या गोपी गुफा प्रमुख होता। चलिए आगे देखते हैं लोक कला। और हम लोग स्थापत्य कला देख लिए हैं, उसकी क्या विशेषता रहा, कौन कौन से उसकी डायमेंशन रहा। चलिए लोक कला, इससे पहले परिभाषा बता दिया गया था कि वैसी कला जो जनसाधारण से जुड़ी हुई हो वो समानता लोक कला था। और राजकीय संरक्षण में न रहकर जो कलाकार है स्वतंत्र रूप से कला का निर्माण करता था, उस लोक कला के अंतर्गत आता था। इसमें अगर रहते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, ठीक, विषय वस्तु की बात करते हैं, यक्ष और यक्षिणी लोक देवता थे जिन्होंने मुख्य रूप से उर्वरता, धन और प्रकृति का संरक्षण माना जाता था। इसकी पूजा बौद्ध और जैन धर्मों में पहले प्रचलित थी। सामग्री के रूप में अगर देखते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की, तो यह मूर्तियाँ प्राय पत्थर यानी बलुआ पत्थर से बनाई गई है और कुछ पर मौर्यकालीन पॉलिश यानी अत्यधिक चमकीली सतह भी दिखाई देता है। उदाहरण की बात करते हैं तो दीदारगंज की चमार ग्रहणी यक्षिणी इसका उदाहरण है। इसका अगर लोकेशन की बात करते हैं, यह पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई एक विशालकाय आदमकद मूर्ति है। यह अपनी सुंदर बनावट, आभूषणों और पॉलिश की हुई सतह के कारण बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं परखम का यक्ष। इसका अगर लोकेशन की बात करते हैं, मथुरा के परखम गांव से मिली यह विशालकाय पुरुष आकृति, जिसे मणिभद्र भी कहा जाता है, लोक कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण में से एक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं टेराकोटा का कला। मिट्टी से बनी आकृतियों जो है को क्या था, टेराकोटा कला के अंतर्गत भी समाहित करने का प्रयास किया गया था। यदि देखते हैं तो मिट्टी से बनी आकृतियों लोक कला का एक व्यापक और महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और सामग्री की बात करते हैं तो क्या कच्ची और पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था। विषय वस्तु की बात करते हैं तो इसमें समान रूप से देवी देवताओं की आकृतियों वाला विभिन्न तरह के जो मूर्ति, उसके बाद खिलौना, पशु की आकृति और दैनिक जीवन से संबंधित कई चित्रों को से संबंधित टेराकोटा का निर्माण किया गया था, ठीक, मूर्ति का निर्माण किया गया था। यानी स्थल की बात करते हैं, इसका ये आकृति बड़ी संख्या में पाटलिपुत्र यानी उसको बुलंदी बाग के अंतर्गत
तक्षशिला, मथुरा जैसे स्थानों से प्राप्त हुई है। ये कलाकृतियाँ कलाकारों की सहजता और जनसाधारण की कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। मृदभांड, ठीक, विशेष रूप से उत्तरकालीन जो है उत्तरकालीन पॉलिश वाले मृदभांड, ठीक। यह मौर्य काल के विशिष्ट और उच्चतम कोटि के मिट्टी बर्तन होते थे, ठीक। विशेषताएं की बात करते हैं तो यह बर्तन काले रंग के होते थे और इसकी सतह पर अत्यधिक चमकदार पॉलिश होती थी, ठीक। उपयोग की अगर बात करते हैं तो इन्हें आमतौर पर विलासिता की वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता था। यानी हम मृदभांड के बारे में अगर मौर्यकालीन कला के अंतर्गत देखेंगे तो सीधा है कि यह उच्च कोटि के मिट्टी बर्तन होता था, पहला। दूसरा की बात करते हैं यह काले रंग का प्रयोग होता था। तीसरा अगर बात करते हैं तो क्या है, विलासिता संबंधित वस्तु की श्रेणी में इसको रखकर उसका प्रयोग किया जाता था। इसकी विशेषता देखें। अब कुछ इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं के अंतर्गत क्या क्या देखा जा सकता है तो देखेंगे। विदेशी प्रभाव पहला इसका सीमा में। मौर्य कला की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह पूरी तरह मौलिक नहीं है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि स्तंभ की जो अत्यधिक पॉलिश, घंटा के आकार पर शीश का एकात्मक तकनीक में ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वान इससे क्या है, इसको नकल मानते हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखिएगा तो क्या है कि काफ़ी अंतर है। यदि ईरानी कला के अंतर्गत हम शिलालेख की ही बात करते हैं, स्तंभ लेख की बात करते हैं, तो वहाँ के शिलालेख कई टुकड़ों में बन के बराबर होता था, ठीक। लेकिन यहाँ का शिलालेख क्या होता था कि एक आसमक पत्थर का बना होता था और नीचे से ऊपर की ओर जाने में, ठीक, पतला होता जाता था, ठीक। यानी कहा जाए तो ऐसे देखा जाता, ऐसे होता था, ठीक, ऐसा के पतला होता जाता था। तो ये भी अंतर दिखाई देता है, ठीक। चलिए दूसरा इससे क्या आलोचनात्मक दृष्टिकोण देख सकते हैं, यह अत्यधिक केंद्रीकृत थी, ठीक। आप जानते हैं कि मौर्य शासक जो था ऐसे भी केंद्रीकृत प्रशासन के अंतर्गत संचालित हो रहा था, तो कला का प्रभाव भी इससे क्या स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। और अधिकांश भव्य कलाकृतियां जो है राजश्रय में बनी थी और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से शासक की शक्ति का प्रदर्शन या बौद्ध धर्म का प्रचार था। इस कारण यह कला जन सामान्य की भागीदारी से वंचित रही और इसे सरकारी कला भी कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो तकनीक की निरंतरता का अभाव, ठीक। मौर्यों के बाद के काल जैसे शुंग ने तकनीकी की निरंतरता का अभाव। मौर्य काल के बाद के काल जैसे शुंग काल में अशोक स्तंभ जैसी चमकीली पॉलिश और एक एकल प्रस्तर की तकनीक लुप्त हो गई। इसे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह कला शैली व्यक्तिगत कारीगरों या राजकीय संरक्षण पर निर्भर थी, जिसका प्रसार व्यापक नहीं हो पाया। अगला देखते हैं राजप्रसाद की अस्थिरता, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल महल मुख्यतः लकड़ी से बना था, जो पत्थर के व्यापक उपयोग के बावजूद स्थायित्व नहीं ला सका और नष्ट हो गया, ठीक। अब निष्कर्ष के अंतर्गत देखते हैं। मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। भले ही इस पर विदेशी प्रभाव के कुछ अंश दिखाई देते हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय शिल्पियों ने उस तकनीक को अपनी मौलिक प्रतिभा से रूपांतरित किया। इसने भारतीय कला को स्थायित्व दिया और बाद में शुंग, कुषाण और गुप्त कलाओं के लिए एक मजबूत नींव रखी। वर्तमान युग में यह पर्यटन उद्योग के लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो आप जैसे एक समरी के रूप में देख लिए हैं कि मौर्य कला क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं, और इसके बारे में एक निष्कर्ष भी हम लोग देख लिए हैं। और इसका जो टेलीग्राम चैनल है बायजे पब्लिकेशन पे ही इसका PDF डाल दिया जाएगा और आप लोग ज्वाइन कीजिए और
इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगामी समय में जो जितने भी GS 2 का पार्ट हो या एसए का है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समय समय पर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।